देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा अक्सर मुश्किल कठिनाइयों से पार पाकर अपनी जिंदगी बनाई लेता है, लेकिन अगर वही प्रेमी जोड़ा मुश्किल परिस्थितियों से लड़के मौत के घाट उतर जाए तो लोगों के लिए खौफनाक बन जाता है। दोस्तों, मेरा नाम रघु है और ये घटना आज से लगभग 10 से 12 साल पुरानी होगी, जब मैं ट्रेन में सफ़र करते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने थोड़ा खाने पीने का सामान लिया और उसके बाद वापस से आकर ट्रेन में बैठ गया। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड जीविका थी। हम दोनों एग्ज़ाम देकर वापस घर लौट रहे थे। मैं रास्ते में जाते वक्त उसे उसके स्टेशन पर ड्रॉप करने वाला था, लेकिन उसका कहना था कि वो रात को उस स्टेशन पर नहीं जा सकती। उसका मानना था कि उस स्टेशन पर रात को कोई भूतिया जोड़ा घूमता है जो खासकर प्रेमिका लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उन्हें मौत के घाट भी उतार देता है। लेकिन मुझे उसकी इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। तो ऐसे में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों बड़े ही आराम के साथ सफ़र को काट रहे थे। हमने अपने हाथ में एक एक कोल्ड ड्रिंक भी ले रखी थी और चिप्स का पैकेट खाते हुए बड़े ही आराम के साथ सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। यूं ही रास्ता काटते काटते अचानक ही ट्रेन में एक चाय वाला आदमी पहुंच गया और जैसे वो चाय वाला ट्रेन में पहुंचा तो उसने देखा कि हमारी बोगी के अंदर हम कुछ गिने चुने ही लोग थे। ऐसे में उसने बोला, देखिए भाई साहब, मुझे भी थोड़ा सफ़र करना है और अब तक मैं अपनी पूरी चाय ख़त्म कर चुका हूँ। इसके अंदर अब महज 2-3 कप बचे हैं, इसलिए हम एक साथ बैठकर चाय पी सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर मैंने गर्दन हिलाई और उसे बगल वाली सीट पर बैठने को कहा। वैसे तो चाय वाले को सीट पर बैठना अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने उस चाय वाले को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा दिया और उसे बता दिया कि जैसे यहाँ पर टीटी आए तो वो खड़ा होकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा और उसने बोला, वैसे भाई साहब, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप किस स्टेशन पर उतरने वाले हो? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते बोला, अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मेरा सफ़र तो अभी बहुत लंबा होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सफ़र के बारे में बताया तो वो आदमी एकदम से हैरान हो गया और फिर उसने कहा, देखो भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड का कहना एकदम सही है। कहते हैं कि वो स्टेशन भूतिया है और रात में वहाँ बहुत सारे हादसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन क्या आपने कभी वहाँ पर भूत को देखा है? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर मैं हंसते बोला, अरे भाई साहब, अभी वो टाइम नहीं रहा जब लोग भूत प्रेत से डरा करते थे। अब ज़माना बदल गया है, लोग रात में लंबे लंबे सफ़र करते हैं और आप इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो। इतना कहने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया। फिर वो चाय वाला आदमी उठा और वहाँ से आगे जाने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे पलटते हुए कहा, भाई साहब, एक बात और, अगर गलती से भी आप किसी बुरी ताकत के जाल में फंस जाओ तो एक बात याद रखना, आपको कभी भी डरना नहीं है। कहते हैं कि वो आत्मा अक्सर लोगों को डराती है और बहुत ज़्यादा डर की वजह से लोगों का कलेजा फट जाता है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल गया। मैं उस आदमी को 2-4 खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी तरफ उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी शांत होकर खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगा। तभी मेरी गर्लफ्रेंड एकदम से बोल पड़ी, रघु, अगर सच में वहाँ पर कोई भूत पिशाच हुआ तो हमारे क्या होगा? उसकी बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अरे तुम भी कैसी बात करती हो? आजकल के ज़माने में कहाँ इन चीज़ों पर विश्वास करती हो तुम भी? फिर उसके बाद उसने बताया कि उसके पड़ोस वाले अंकल के साथ इस तरह का हादसा हो चुका है और उस हादसे में उन्होंने भयानक चीज़ों का जिक्र किया था। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाते हुए बोला, देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इतना कहने के बाद मैंने उसे किसी तरह से शांत किया और हम दोनों इस बात को भूलकर सफ़र को एंजॉय करने लगे। हम दोनों की इस बातचीत में कब समय बीता हमें पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जैसे मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरी गर्लफ्रेंड का स्टेशन आने वाला था। शायद 25 से 30 मिनट के बाद सीधा ट्रेन उसी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और ऐसे में मैंने उसे उसका सामान संभालने को बोला। उसने भी जल्दी जल्दी अपना सामान संभाला और उसके बाद ट्रेन से उतरने को तैयार हो गई। अब हमारे सामने एक मुसीबत ये खड़ी हो गई थी कि अगर मैं उसे छोड़ने के लिए आगे तक जाता
तो फिर इधर से मेरी ट्रेन निकल जाती। ऊपर से उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन केवल 10 मिनट के लिए ही रुकती है और वहाँ का रास्ता पार करने के लिए मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए मैंने आखिर में ये फैसला किया कि आज रात को मैं उसी शहर में एक होटल में रुक जाऊंगा और फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। पहले तो हमने ये तय किया था कि हम उसके घर पर फ़ोन करके उसके भाई को स्टेशन तक बुला लेंगे, ऐसे में किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक उसके भाई की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते मुझे ही सारा काम संभालना पड़ा। फिर जैसे रेलवे स्टेशन आया तो हम दोनों अपना सामान लेकर तुरंत ही नीचे उतर गए। यहाँ से उसका घर करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे था और वहीं उसके घर के आजू बाजू में मुझे कोई होटल मिलने वाली थी। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं इसके साथ चलकर ही किसी होटल में रुक जाऊंगा। हम जैसे स्टेशन पर उतरे तो हमने देखा कि स्टेशन पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एक चाय की ही दुकान खुली हुई थी। उस चाय की दुकान को देखते मुझे उबासियां आने लगी, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, चलना एक एक चाय पी लेते हैं। उसने भी हामी भरी और उसके बाद हम सीधा उस चाय की टपरी वाले के पास पहुंच गए। जैसे हम उस चाय वाले के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक बूढ़ा सा आदमी था, जिसको एक आंख से दिखाई देता था और उसकी एक आंख एकदम सफ़ेद पड़ चुकी थी। उस आदमी ने हम दोनों को एक साथ देखते हुए बोला, कौन हो तुम दोनों और इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? उसकी ये बात सुनते ही मेरी गर्लफ्रेंड हैरानी के साथ उसे देखने लगी और फिर उसने बोला, दरअसल हम दोनों सफ़र करके इस स्टेशन पर उतरे हैं और अब हमें बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, इसलिए हमें एक कप चाय पिला दो। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, लेकिन तुम दोनों को इतनी रात को इस स्टेशन पर नहीं रुकना चाहिए था। ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बस इतना कहने के बाद उस बूढ़े से आदमी ने एक बार फिर से हमारी तरफ नहीं देखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। हमें उस बूढ़े आदमी का ये व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने आखिरी बार उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे अंकल जी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप हमें चाय पिलाएंगे या फिर नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं ना तो तुम लोगों को चाय पिलाऊंगा और ना ही तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना आने वाली ट्रेन में तुम दोनों ही सफ़र करते नजर आओगे। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैं उसके ऊपर भड़कते हुए गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे वहाँ से लेकर उस चाय की टपरी से थोड़ी दूर आ गई। हम दोनों अभी स्टेशन पर खड़े होकर इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि अचानक ही हमें कोई दिखाई दिया। तो हमने देखा कि पटरियों पर एक लड़का घूम रहा था और उस लड़के का शर्ट फटा हुआ था। अब ये देखते ही जीविका ने हल्की और कांपती आवाज़ में बोला, रघु वो देखो वहाँ पर क्या है। जैसे ही मैंने उसके बताए मुताबिक दूसरी साइड में देखा तो मैंने पाया कि वो एक लड़का था जो ट्रेन की पटरियों के इधर उधर घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस लड़के को देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, अरे लगता है वो बेचारा ऐसे ही टहल रहा है, इसलिए हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपना रास्ता नाप लेना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कि अचानक ही ट्रेन की हेडलाइट से हम दोनों हैरान हो गए, क्योंकि अब जो ट्रेन यहाँ पर आ रही थी उसका समय निश्चित नहीं था। तो ऐसे में हो सकता था कि वो कोई मालगाड़ी हो। हम यही सोच रहे थे कि शायद वो कोई मालगाड़ी होगी। इतने में ही वो लड़का पटरियों से ऊपर आकर स्टेशन तक आ गया था। उस लड़के की चलने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो 2 पल में ही हमारे करीब आ गया। हम दोनों उसे देखकर थोड़े डर से गए। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला, मुझे लगता है ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं उस लड़के की तरफ देखने लगा। फिर जब मैंने देखा कि वो हमारे और भी करीब आ रहा है तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे हटाया और उसके सामने जाते हुए बोला, ओ भाई कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनते उसने ऊपर देखा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा पूरा बदन डर से कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा सड़ा हुआ था। उसके चेहरे में अनगिनत घाव थे और उनके अंदर मक्खियाँ घूमती जा रही थी। ये डरावना दृश्य देखने के बाद मैंने 2 कदम पीछे हटा लिए और फिर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से भागने लगा। इतने में ही ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गई तो मैंने देखा कि वास्तव में वो कोई मालगाड़ी नहीं थी बल्कि ट्रेन ही थी। फिर मैंने जैसे उस लड़के की तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि वो लड़का अभी भी हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे पीछे आ रहा था।
इस वक्त मुझे अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह वही ट्रेन लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के अंदर आने को कहा। हम दोनों आराम से उस ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए और हम जैसे ट्रेन में पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगे तो हमने देखा कि वो ट्रेन बस एक ही जगह पर खड़ी थी। अब तक उसका इंजन भी बंद हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि ट्रेन बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर रुकने वाली थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस ट्रेन के अंदर एक भी मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था। हम एक से दूसरी बोगी में जाते रहे लेकिन हमें कोई भी नजर ही नहीं आता। दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हमें किसी सीट के नीचे छुपना चाहिए। इस समय पर मुझे सबसे ज़्यादा परवाह किसी की हो रही थी तो वो थी मेरी गर्लफ्रेंड। मैं उसे लेकर एक सीट के नीचे छुप गया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा देर तक हम दोनों वहाँ पर नहीं टिक पाए। और हम जैसे बाहर निकले तो हमने देखा कि वो लड़का हमें दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ नजर आया। मुझे एक बात तो अच्छी तरह से मालूम पड़ चुकी थी कि ये लड़का इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ना जाने क्यों वो सिर्फ हमारा पीछा ही करता, बाकी अभी तक उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक था कि इसके बारे में कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अभी मैं उस ट्रेन के अंदर भागते भागते बोगी नंबर 11 में पहुंचा। मैं अभी तक इतनी सारी बोगी में पहुंच गया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इतनी बड़ी ट्रेन होने के बावजूद भी मुझे किसी भी ट्रेन में कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में अब मुझे लगने लगा था कि इस स्टेशन के साथ साथ ये ट्रेन भी ज़रूर हॉन्टेड है। जैसा कि वो चाय की टपरी वाले आदमी ने मुझे बताया था कि तुम उस ट्रेन के अंदर ज़रूर चढ़ोगे। इसका मतलब साफ था कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ थी। तो ऐसे में मैंने आखिर में उस ट्रेन से उतरने का फैसला किया। मगर मैं जैसे ट्रेन से नीचे उतरने वाला था तो अचानक ही बोगी का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक मेरी हालत भी पतली पड़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी हालत में क्या करूं और आखिर किस तरह से मैं अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाऊं। मेरी तमाम कोशिश भी विफल होती जा रही थी। इतने में उस बोगी के अंदर मौजूद लाइट एकदम से बंद हो गई और बोगी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा पसर गया। उस ज़बरदस्त अंधेरे के बीच में मैं कुछ भी कर पाने के लायक नहीं था। ना ही तो मैं बोगी में इधर उधर घूम सकता था और ना ही आजू बाजू की चीज़ों को देख सकता था। पर अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था ताकि उसके अंदर हिम्मत बनी रहे। इतने में उसने मेरे ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि रात में वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब हमें इस चीज़ का भुगतान करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा दबाव में आ रहा था। मैं अकेला होता तो शायद इन चीज़ों से आसानी से निपट लेता, लेकिन उसका मेरे साथ होना मेरे लिए एक बड़ा मुसीबत का काम बन गया था। किसी भी तरह से मुझे उसे उसके घर तक पहुंचाना था। ट्रेन में अब अचानक से हलचल होनी भी शुरू हो गई थी और ट्रेन के अंदर हो रही इन हलचल से ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ट्रेन के अंदर आ गई है और इसके हिलने डुलने से ट्रेन का संतुलन एकदम से बिगड़ने लगा है। इधर से मेरी गर्लफ्रेंड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उसको इस हालत में देखना मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ लगाया तो मैं महसूस कर सकता था कि वो हाथ बड़ा ही ठंडा था। और जैसे वो हाथ मेरे कंधे पर आया तो मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस हाथ को अपने दूसरे हाथ से हटा दिया। पर मैं जिस रास्ते से इस बोगी के अंदर आया था उसी रास्ते से भागता हुआ उसी बोगी से बाहर निकलने लगा। लेकिन फिर एक बार दूसरी बोगी का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। यानी कि बोगी नंबर 11 के अंदर ही वो सब कुछ था जिसका डर पूरे स्टेशन पर छाया हुआ था। अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक बार जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? लेकिन मेरी आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं मिला। इधर मेरी गर्लफ्रेंड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। डर के मारे वो बेहोशी की हालत में चली गई, इसलिए मैंने उसे वहीं एक सीट पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। मैं किसी भी हालत में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। ऐसे में मैं उसके बगल में बैठकर अपना और उसका बचाव करने में लगा हुआ था। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो मैंने पाया कि
रात के लगभग 2 बज रहे थे, यानी कि 5 और 6 से पहले हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। हमें खुद अपना रास्ता बनाना था और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो शायद हम दोनों ही मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते। तभी मेरे सामने से आवाज़ आई, तुम लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन समाज ने हम दोनों को जीने नहीं दिया और अंत में हमने भी यही फैसला लिया है कि मौत के बाद हम भी समाज को जीने नहीं देंगे। जैसे मैंने इस आवाज़ को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में उस बोगी के अंदर मौजूद लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। इतनी देर से जो बोगी के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था अब वो मातम में बदल गया था। किसी तरह से मैं हिम्मत करके एकदम से बोल पड़ा, लेकिन समाज तो हमारे भी खिलाफ है, हम भी तो किसी तरह समाज से लड़ रहे हैं। इस बार उस बल्ब की रोशनी में मुझे एक लड़की नजर आई और उसके पीछे एक लड़का भी दिखाई दिया। उन दोनों का चेहरा एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि वो हमारी ही तरह दिखने वाले इंसान हो। लेकिन जैसे जैसे वो लाइट फ्लिप करती जा रही थी तो वैसे वैसे उनका चेहरा बदलता ही जा रहा था। इस बार उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इतने में ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। और जैसे मैंने घूमते हुए देखा तो मैंने पाया कि ये वही लड़की थी जो मुझे थोड़ी देर पहले उस लाइट के सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, इस बार उस लड़की के बाल खुले हुए थे और वो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके बालों से टपकता हुआ खून उसके रूप को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। इतने में उस लड़की ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ प्रेमियों, मौत से डर लग रहा है? इस भयानक आवाज ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मैं उन भूतों के सामने भीख मांगकर भी उनसे पीछा छुड़ा पाने में नाकाम रहा। मेरी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी और मैं अब अपनी मौत के करीब जाता ही जा रहा था। लेकिन तभी अचानक ही बोगी के अंदर दस्तक हुई। दरअसल मैंने देखा कि कोई आदमी बोगी के अंदर पहुंचा था और जैसे मैंने पीछे की तरफ घूमते देखा तो मैंने पाया कि ये वो चाय की टपरी वाला आदमी ही था। उसे वहां पर देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर मैंने उस आदमी से बोला, मेरी मदद करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वरना ये लोग हमें जान से मार देंगे। मेरी बात सुनकर उस चाय वाले आदमी ने कहा, मैंने तुमको पहले बोला था कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी और अब तुम्हें इस चीज़ का भुगतान करना ही होगा। मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो तुम्हें इन आत्माओं की परमिशन लेनी होगी। अगर तुम दोनों इनकी परमिशन लिए बिना यहाँ से निकलना चाहते हो तो ये नामुमकिन है। दोस्तों, उस आदमी की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। उसकी कही गई बातें मेरी सोच से परे थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन आत्माओं से किस तरह से परमिशन ले सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की और एक बार फिर से मैं उन आत्माओं के सामने हाथ जोड़ते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से वो आदमी बोगी का दरवाज़ा खोलकर आया था, बिल्कुल उसी तरह से हम भी बोगी का दरवाज़ा खोलकर यहाँ से निकल सकते थे। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो वापस बोगी से निकल रहा था, लेकिन मेरा डर उस वक्त बढ़ गया जब मैंने देखा कि वो आदमी बिना बोगी के दरवाजे को टच किए ही उसके आर पार हो गया। यानी कि वो आदमी भी एक पिशाची था जो हमें पहले ही चेतावनी दे चुका था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। अब तो मुझे भी अपने आप पर अफसोस हो रहा था। अगर उस समय पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेता तो शायद इस तरह के भयानक खतरे में नहीं फंसता। फिर उसके बाद मैंने आखिरी बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अगर तुम लोगों को हम में से किसी को मारना है तो तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते इस बार वहाँ का माहौल एकदम से नॉर्मल होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ शांत हो गया हो। इतने में ही एक लाइट ऑन हुई और उसके अंदर मुझे वो लड़का दिखा। उस लड़के ने मेरी तरफ देखते बोला, भाई तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी जान तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी एक खूंखार गर्लफ्रेंड किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज तक इसने किसी को नहीं बख्शा। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो लोग मुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकल पाता कि मैंने उन लोगों से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आप लोगों की मौत कैसे हुई और आपकी आत्माएं यहाँ पर ट्रैक पर क्यों घूमती हैं। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसे सुनकर शायद तुम्हारा भी दिल भर जाएगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को होश में लाकर जल्दी से वहाँ से निकला और फिर कभी भी मैंने दोबारा से
ऐसी गलती नहीं की, लेकिन वो रात हम दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोस्तों, अगर बात रही उन प्रेमी जोड़ों की जो पिशाच बनकर मुझे कहानी सुना रहे थे, तो अगर मुझे फुर्सत रही तो उस घटना के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।